Yes, friends. Good afternoon. चलो, can we start? Had your food? नींद आ रही है? Yes. हाँ, done. चलो, can we continue with the discussion? चलिए, क्या डिस्कस किया था हमने अब तक? क्या डिस्कस किया था? डायरेक्ट टैक्स. वाह. अच्छा, प्रोवाइजो एंड एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस क्या है? Proviso spells out exception and explanation clarification. Act and rules में difference क्या है? लास्ट में डिस्कस किया था ना. Acts gives the provision of the law and rules gives how the law will be implemented. Right? Act कौन फ्रेम करता है या स्पेसिफाई करता है? पार्लियामेंट. लेकिन रूल्स फ्रेम करने की पावर किसके पास है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. आगे बढ़े. चलो, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन इज नोटिफिकेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नोटिफिकेशन? क्या है साहिल? व्हाट इज नोटिफिकेशन? क्या है? अमेंडमेंट्स. ओके, सिंपल वर्ड्स में अगर कोई चेंजेस हो इन एक्ट और रूल्स दैट इज कम्युनिकेटेड बाय वे ऑफ नोटिफिकेशंस. राइट? तो जब भी लॉ में कोई चेंज करना हो, बेसिक चेंजेस अगर हो, तो दैट विल बी कम्युनिकेटेड बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन. जैसे अभी आपका सीए का सिलेबस चेंज हुआ है, राइट? तो आईसीएआई ने आपको कैसे इन्फॉर्म किया? बाय ब्रिंगिंग आउट द नोटिफिकेशन ऑफ चेंज इन द सिलेबस. राइट? तो चेंज इन द पार्ट ऑफ द लॉ will be communicated by way of notification. सिंपल वर्ड में जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो नोटिफिकेशन थ्रू ही आते हैं. कहां से देख सकते हो आप नोटिफिकेशन? वेरी गुड. यहां भी देखिए, आपकी जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है, तो यहां पे एक्ट, अभी वेबसाइट चेंज करी है उन्होंने. यहाँ पे टैब हुआ करता था, कहाँ गया? Here you can see टैक्स लॉज एंड रूल्स. यहाँ पे आप देख सकते हो एक्ट, उसमें सेक्शन वाइज कंटेंट, यहाँ पे रूल्स देख सकते हो. राइट? एंड हियर यू कैन सी सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस. अगर मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ, देखिए अब ये 2024 में 21st नंबर की नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 21/2024. बेसिकली ये सीरियल नंबर होता है स्लैश कौन से ईयर में नोटिफिकेशन. तो क्या क्या चेंजेस अगर किया हुआ है, तो दैट चेंजेस आर बीन ब्रॉट बाय सीबीडीटी बाय वे ऑफ नोटिफिकेशंस. राइट? क्या ये नोटिफिकेशन आपके सिलेबस का पार्ट है? डेफिनेटली जो नोटिफिकेशन आते हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट है. ओके, लेकिन ऑब्वियसली सारे नोटिफिकेशंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होगा. जो मेन आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड जो चेंजेस हो रहा है दैट विल बी पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जो आईसीएआई आपको नोटिफाई करेगा. ओके, आईसीएआई क्या करता है आपके एग्जाम के पहले, यहां भी देखिए, relevant amendments for May 24 examination or say statutory update. These are the changes which are been done. Notification number 72/23 ये आपके इनकम टैक्स में चेंज हुआ था, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया बाय दिस नोटिफिकेशन नंबर, एंड ये आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है बाय आईसीएआई. ओके, तो ये सेपरेटली एक स्टैट्यूटरी अपडेट करके आता है विच विल बी अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट लेक्चर. ओके, तो आपके सिलेबस के लिए आपके एग्जाम कब है? नवंबर 24. तो 30th अप्रैल तक जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे,
जो ICAI नोटिफाई करेगा दैट विल बी पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, 30 अप्रैल के बाद अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो दैट वोंट बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, 30 अप्रैल तक नोटिफिकेशंस आपके सिलेबस का पार्ट है जो हमें स्टडी करना है। ओके, तो तब तक अपनी बैच चलते हो, सारे ICAI के नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशंस है वो तो हम स्टडी करेंगे ही, लेकिन अलग से अगर ICAI ने सेपरेटली इंक्लूड करा है आपके सिलेबस में आगे जाके तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग सेपरेटली बाय वे ऑफ अमेंडमेंट लेक्चर। ओके, फिलहाल नोटिफिकेशन का मीनिंग क्या है? इट इज जस्ट अ कम्युनिकेशन ऑफ चेंजेस इन द लॉ एंड दैट इज अगेन framed by CBDT only. CBDT has the power to frame the notification. Okay. अब next, circulars. What do you mean by circulars? Circulars we can say is the clarification. Basically problem क्या होता है समझिए, जब भी एक्ट में कोई प्रोविजन हो तो उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकल करके आता है। ओके, समटाइम्स द प्रोविजंस आर इटसेल्फ कंफ्यूजिंग। ओके, तो से कोई एक प्रोविजन का हमने इंटरप्रिटेशन निकाला अपने हिसाब से, डिपार्टमेंट अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल आगे जाके हम देखेंगे कि एज वाइज टैक्स रेट्स आर डिफरेंट। लॉ में क्या दिया है, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर आपका इनकम 0 to 2.5 लाख है तो नील है, राइट, एंड अगर आपका एज 60 से ऊपर है तो 0 to 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है। मतलब सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट ने थोड़ा ज्यादा बेनिफिट दिया हुआ है। ओके, अब ये 60 एज कब कंसीडर करेंगे कि कंप्लीट हो रहा है? वैसे आपका ईयर नॉर्मली अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, राइट। सो 31 मार्च एंड 1 अप्रैल, अगर यहां पे कहीं आपका एज 60 कंप्लीट हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, आपका ये वाला स्लैब रेट, ये वाला बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट आपको मिलेगा क्योंकि उसी ईयर में आपका 60 से कंप्लीट हो रहा है, यानी कि आप सीनियर सिटीजन हो, बराबर। सपोज 31 मार्च को बर्थडे आ रहा है तो क्या वो सीनियर सिटीजन माना जाएगा? अगर सीनियर सिटीजन माना जा रहा है तो ये वाला स्लैब रेट लगेगा, अगर वो सीनियर सिटीजन ना हो तो ये लगेगा। ये कंफ्यूजन है, राइट। सिमिलरली अगर नेक्स्ट ईयर के 1 अप्रैल को अगर बर्थडे आ रहा है तो कह सकते हैं वैसे 365 डेज 31 मार्च को ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है, राइट। 1 अप्रैल को अपना 60 कंप्लीट होकर के 61 स्टार्ट हो रहा है, तो इंटरप्रिटेशन ये भी निकल करके आ सकता है कि आप मान ले कि यहाँ पे अपना 60 कंप्लीट हो रहा है तो सीनियर सिटीजन होना चाहिए, तो हमें 3 लाख तक का बेनिफिट मिलना चाहिए। आर यू ऑल गेटिंग? तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो देयर आर सेवरल प्रोविजन जहां पे इंटरप्रिटेशन को लेकर के कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, अगर एसएससी एंड डिपार्टमेंट में कंफ्यूजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो वो कोर्ट में जाकर के सेटल हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है? जब डिपार्टमेंट के लोगों में ही कंफ्यूजन अगर हो, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 60 कब माने, 31 मार्च को अगर बर्थडे आ रहा है तो, या 1 अप्रैल को आ रहा है तो कब 60 कंप्लीट करे या अज्यूम करे। सपोज कोल्हापुर का जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, यहाँ पे जो कमिश्नर है, उसका ये मानना है कि 31 मार्च को अगर बर्थडे आ रहा है तो हम 60 कंप्लीट मान के चलेंगे। ओके, एंड मुंबई में जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वहां का कमिश्नर ये मान के चल रहा है कि 1 अप्रैल को अगर बर्थडे आ रहा है तो हम 60 मान के चलेंगे। तो सेम प्रोविजन के अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकल करके आ रहे हैं, एंड पहले अगर एसएससी एंड डिपार्टमेंट में डिस्प्यूट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इन एनी वे कोर्ट में जाकर के सेटल हो सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट के लोगों में अलग अलग इंटरप्रिटेशन आ रहा है। तो ऐसे केस में एटलीस्ट ये डिपार्टमेंट के लोगों में तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, तो ऐसे केस में ये क्लैरिफाई करेगा सीबीडीटी बाय वे ऑफ सर्कुलर। ओके, तो सर्कुलर इज मियरली क्लैरिफिकेशन ऑफ द प्रोविजन जहां पे एम्बिग्विटी है, जहां पे कंफ्यूजन है। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? एंड सर्कुलर्स बाइंडिंग होगा डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, नोटिफिकेशन बाइंडिंग होगा ऑन पब्लिक। नोटिफिकेशन से जो चेंज लाया गया वो सारे लोगों पे अप्लाई करेगा, सर्कुलर से जो चेंज हो रहा है वो डिपार्टमेंट के क्लैरिफिकेशन के लिए। तो सर्कुलर्स विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द पीपल, इट विल बी बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट। आर यू ऑल गेटिंग? तो सिंपल वर्ड्स में समझिए, सर्कुलर्स आर क्लैरिफिकेशंस टू अवॉइड कंफ्यूजन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजन विद इन डिपार्टमेंट पीपल। एटलीस्ट डिपार्टमेंट के अलग अलग लोगों में डिफरेंट ओपिनियन नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए सीबीडीटी सर्कुलर इशू करता है। ओके, तो क्या सर्कुलर भी आपके सिलेबस का पार्ट होंगे? यस, सर्कुलर भी आपके सिलेबस का पार्ट होंगे। एंड टू आंसर दिस, यहां पे सीबीडीटी ने सर्कुलर लाया था कि अगर आपका बर्थडे 1 अप्रैल को आ रहा है
तो हम मान के चलेंगे कि इस ईयर में आपका 60 एज कंप्लीट हो रहा है और आपको ये बेनिफिट वाला मिलेगा। तो डिटेल में चर्चा करेंगे आगे जाके, ठीक है। वहां पे सर्कुलर हमें पढ़ना भी है, ओके। बट हैव यू अंडरस्टूड व्हाट यू मीन बाय सर्कुलर? अगेन ये सर्कुलर कौन लाता है? सीबीडीटी। इट इज बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट, नॉट बाइंडिंग ऑन द पीपल। एमसीक्यू के लिए आ सकता है, ओके। तो सर्कुलर कहां पे मिलेंगे? अगेन वेबसाइट, यहां पे देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, यहाँ पे सर्कुलर्स मिल सकते हैं, ओके। ये प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से आर्टिकलशिप के टाइम में आएगा, काम में आएगा, लेकिन जब एग्जाम हम कंसिडर कर रहे हैं तो जो भी सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस आपके सिलेबस का पार्ट है वो यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। अलग से आपको वेबसाइट पे जाकर के सर्कुलर्स या नोटिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको मिलेंगे, ओके। आपको एग्जाम तक वेबसाइट जाकर के कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, ओके। हाँ, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज केस लॉज। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एक प्रोविजन के अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकल करके आ सकते हैं, तो एसएससी ने एक प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन लिया है एंड उसके बेसिस पे उसने रिटर्न फाइल करा है, ओके। एंड इनकम टैक्स ऑफिसर का कोई एक इंटरप्रिटेशन निकल करके आ रहा है, ओके। सपोज एसएससी ने कोई एक डिडक्शन या बेनिफिट क्लेम करा है, इनकम टैक्स ऑफिसर का मानना है बेनिफिट का जो टैक्स डिडक्शन जो है आपको नहीं मिलेगा, ओके। हमने आईटीआर रिटर्न फाइल करा, इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा है कि बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब डिस्प्यूट चल रहा है एसएससी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ओके। तो ये डिस्प्यूट अगर चल रहा है तो ये कहां पे जाकर के सॉल्व होगा? ये जाएगा कोर्ट में। अब इसकी भी हायरार्ची होती है। पहले हमें सीआईटी अपील्स यानी कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, वहां पे एप्लीकेशन देना होगा कि ये डिस्प्यूट चल रहा है, आप डिसीजन दो। अगर उन्होंने भी हमारे अगेंस्ट डिसीजन दिया तो वी कैन गो टू हायर ट्राइब्यूनल, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। ये हायरार्ची है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ लॉ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अगर डिसीजन आता है तो वो फाइनल बनेगा, राइट। अब ये कोर्ट के जो जजमेंट्स है इसको हम कहते हैं केस लॉज, ओके। तो मेनी टाइम्स कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे प्रोविजन आती है। तो एन नंबर ऑफ टाइम्स विल बी डिस्कसिंग सेवरल केस लॉज। पहले मैं बता दूं केस लॉज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ओके। लेकिन प्रोविजन समझने के लिए केस लॉ कभी कभार हमें डिस्कस करना होगा, फैक्ट्स ऑफ द केस समझने होंगे, तब जाके प्रोविजन का एक्चुअल में मीनिंग समझ में आएगा, ओके। व्हेन विल बी डिस्कसिंग प्रोविजन, विल बी डिस्कसिंग एन नंबर ऑफ केस लॉज एंड एन नंबर ऑफ प्रैक्टिकल सिनेरियोज जिसके बेसिस पे वो प्रोविजन निकल करके आ रही है, ओके। तो केस लॉ वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट सेवरल प्रोविजंस के यहाँ पे रेफरेंस आएगा केस लॉ का, ओके। केस लॉ भले आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग हाउ टू रीड द केस लॉ, हाउ इट विल बी गिवन। मेनी टाइम्स द केस लॉ जो आपको दिया जाएगा वो समथिंग लाइक दिस, से नेम ऑफ द पर्सन, से वर्सेस CIT, then it will be given say appeal and then some numbers will be given, say 44 CTR 01 say KL and 2023 सपोज या 24। इस तरह से केस लॉ दिया जाता है। इसका रीडिंग क्या होगा? ये जो पर्सन होगा ये एप्लीकेशन फाइल कर रहा है या पेटिशन फाइल कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं पेटिशनर, और वी ऑल्सो कॉल देम एपेलेंट। किसके अगेंस्ट फाइल किया जा रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, से CIT या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अगेंस्ट, सो दे विल बी कॉल्ड एज रिस्पोंडेंट। ये जो होता है वो नॉर्मल सीरियल नंबर होता है, क्योंकि ये सारे केस लॉ जो है उनके रजिस्टर में मेंटेन किए जाते हैं, तो उसका सीरियल नंबर होता है। दिस विल बी कौन से कोर्ट में, सपोज कोई कोलकाता हाई कोर्ट हो, कोलकाता ट्राइब्यूनल हो एक्सेट्रा, तो उसको केवल या MUM इस तरह से लिखा रहेगा, and this will be the year in which that case law was given, okay। तो इस तरह से ये इंटरप्रिटेशन होगा केस लॉ का, okay। many places will be referring this manner की केस लॉ, उसका जस्ट रीडिंग करते आना चाहिए, okay। but then again to repeat, केस लॉ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हमें क्या क्या पढ़ना है? एक्ट पढ़ना है, रूल्स पढ़ना है, नोटिफिकेशन पढ़ना है, सर्कुलर्स पढ़ना है। केस लॉ भले पढ़ना नहीं है, लेकिन मेनी टाइम्स विल बी डिस्कसिंग द केस लॉस, ओके। एंड नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट हमें पढ़ना है। अभी क्या हम इनकम टैक्स कौन से ईयर का लॉ पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऑब्वियसली उस टाइम का लॉ अब पढ़ रहे हैं हम, या एवरी ईयर चेंजेस माइट हैव हैपन? ऑब्वियसली एवरी ईयर चेंजेस माइट हैपन, हर साल चेंजेस होते रहते हैं, हर साल जो इकोनॉमिक नए सिनारियो सामने आ रहे हैं उस हिसाब से इनकम टैक्स में चेंजेस करना पड़ता है। जैसे अभी ऑनलाइन गेम्स, पहले गेम्स नहीं हुआ करते थे, पहले लीगलाइज नहीं था ये एक्चुअली। अब गवर्नमेंट ने ये सारे ऑनलाइन गेम्स कौन से रमी सर्कल, ड्रीम 11,
और क्या आहे जंगली रम्मी. मला माहित नाही, मी अजून कधी, मी Dream11 वर अजून कधी खेळलेलं नाही. नाही, खरंच खेळलेलं नाही. काय हरीश? शेअर मार्केट. शेअर मार्केट गेम नाही रे, माझ्यासाठी पण गेम नाही. मी ट्रेडिंग नाही करत, मी इन्व्हेस्टमेंट करतो. बट देन दिस गेम्स नाउअडेज इट हैज बिकम मोर कॉमन एंड मेनी पीपल आर एटलीस्ट आईपीएल के टाइम या कौन से मैचेस जब चलते हैं उसमें Dream11 में बहुत चर्चा रहती है, Dream11 वगैरह. तो किसी कोई है यहाँ पे गेम खेलने वाला ऑनलाइन? अगर हो भी तो नहीं बताएगा. खेलते हो कौन सा? Dream11. हाँ, कोई है यहाँ पे. जिंकलास काय हरलास? किती मिळाले ते सांगायचं. तो यहाँ पे पहले ये Dream11 ये कॉमन नहीं था, लीगलाइज नहीं था एक्चुअली, बट गवर्नमेंट ने अभी लीगलाइज किया हुआ. यू कैन प्ले ऑन दैट. सो इफ देर इज अ विनिंग तो उसके ऊपर आप टैक्स लगता है 30% से डायरेक्टली. अगर 10 रुपए जीतोगे तो 3 रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. ठीक है. तो ये एवरी नाउ एंड देन इकोनॉमी में जो सिनेरियो चेंज हो रहा है उस हिसाब से हमें अमेंडमेंट करना होगा एक्ट. क्योंकि ये जो एक्ट बना था 1961 में बना था, तो उस टाइम से अब तक एन नंबर ऑफ चेंजेस है अपन. तो एवरी ईयर जो चेंजेस हो रहे हैं दैट इज बिन अकोमोडेटेड बाय फाइनेंस एक्ट. जो बजट आता है आपका सेम. ओके. तो अभी रिसेंटली बजट देखा था आपने 1 फेब एमएसएमई का. हाँ वो पता है, एमएसएमई का फुल फॉर्म पता है, लेकिन उसका क्या, हाँ बजट का हाईलाइटेड पोर्शन था. इनकम टैक्स में बहुत सारे चेंजेस करे हुए फॉर दैट एमएसएमई. ओके. तो बजट देखा क्या? दैट वाज आई वाज आस्किंग. नहीं देखा आज. तो 1 फेब को जब बजट आता है कौन प्रेजेंट करती है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला दीदी. हाँ, निर्मला दीदी बजट प्रेजेंट करती है. एवरी ईयर जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा दे विल बी प्रेजेंटिंग द बजट, राइट. ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है एंड जब वो बिल होगा मींस फाइनलाइज होगा आफ्टर गेटिंग प्रेसिडेंट असेंट इट बिकम्स फाइनेंस एक्ट. एंड ये एवरी ईयर अमेंडमेंट जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट रहेगा. पहले तो एवरी ईयर अमेंडमेंट आपके इनकम के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेशन है उसके लिए एप्लीकेबल होगा एंड दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. तो यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 23, ये जो बजट आया था 23 में लास्ट ईयर, वो मई 24 और नवंबर 24 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है. ओके. फाइनेंस एक्ट 24 जो है अभी जो 1 फेब को जो बजट आया था उसके जो अमेंडमेंट्स है ये मई 25 और नवंबर 25 के लिए एप्लीकेबल होगा. इसीलिए मैंने कहा कि आपका अटेम्प्ट बहुत रिस्की है क्योंकि नवंबर के लिए फाइनेंस एक्ट 23 लगेगा. अगर गलती से फेल होते हो तो नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम दोगे तो फाइनेंस एक्ट 24 के प्रोविजन अप्लाई होंगे. ओके. तो फिलहाल अपने लिए फाइनेंस एक्ट 23 इज एप्लीकेबल. 24 के जो भी चेंजेस है वो आपको देखना नहीं है. ओके. एंड जब इलेक्शन ईयर होगा तो 2 बजट आते हैं. एक होता है इंटरिम बजट एंड देन वंस गवर्नमेंट इज फाइनलाइज्ड तो उसके बाद फाइनल बजट आता है. ओके. तो इंटरिम बजट के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होंगे. फाइनेंस एक्ट में अगर इंटरिम बजट वाले प्रोविजंस में कोई चेंज नहीं करा तो फाइनल एक्ट में जो एडिशनल आएगा वो भी सिलेबस में एप्लीकेबल होगा. ओके. तो हमारे लिए फाइनेंस एक्ट 23 रिलेवेंट है, फाइनेंस एक्ट 24 रिलेवेंट नहीं है. तो अगर कहीं पे अपने व्हाट्सएप पे देखा रहेगा कि ये सारे हाइलाइट्स है बजट के, ये सारे चेंजेस हुए, आपको रीड नहीं करना है. आपके एग्जाम के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है. अननेसेसरी कंफ्यूजन अवॉइड करना है आपको. ओके. तो ये फाइनेंस एक्ट हमें पढ़ना है, बस इतना सा पढ़ना है. क्या क्या पढ़ना है? अगेन एक्ट पढ़ना है, रूल्स पढ़ना है, नोटिफिकेशंस पढ़ने हैं, सर्कुलर्स पढ़ना है, फाइनेंस एक्ट के जो अमेंडमेंट्स है वो पढ़ना है. इससे ज्यादा और कुछ नहीं. ओके. एंड ये सब कुछ 50 मार्क्स के लिए. जीएसटी आप पार्ट. ओके. चलो, दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट. ये अब तक का जो पार्ट था ये जस्ट इंट्रोडक्शन था कि हमें क्या क्या स्टडी करना है. ओके. नाउ कैन वी डिस्कस विद द सिलेबस क्या क्या पढ़ना है हमें इनकम टैक्स एक्ट में. ये फर्स्ट 50 मार्क्स का जो है उसके टॉपिक्स क्या क्या स्टडी करना है. एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर के डिस्कस करते हैं. सपोज आप सीए क्वालिफाई होते हो, ठीक है, एंड आपके पास कोई एक क्लाइंट आता है जिसका आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है. ओके. तो जब आपके पास
कोई रिटर्न फाइल करने के लिए आएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका इनकम कंप्यूट करोगे। अब इनकम की डिटेल से वही बताएगा आपको, एंड आप उसका टैक्स कंप्यूट करोगे, राइट। तो ये टैक्स के रेट्स हमें स्टडी करना है। तो ये रेट्स ऑफ इनकम टैक्स जो मैंने आपको जस्ट ब्रीफली बताया कि 0 to 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक 5%, 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर 30%, ये एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे करना है, ये रेट्स में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्या इसके अलावा भी और कोई रेट्स है, जैसे सरचार्ज होता है, एजुकेशन सेस होता है, इसका मीनिंग क्या 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 रेट्स है, ये हमें फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करना है, बेसिक कंसेप्ट। तो यहां पे हम समझेंगे कि टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, ओके। अनफॉर्चुनेटली निर्मला दीदी ने इतने सारे चेंजेस करे इनकम टैक्स एक्ट में कि आपका जो टैक्स कैलकुलेशन जो एक सिंपल हुआ करता था वो अब इतना कॉम्प्लिकेट हो चुका है कि आप पूछो ही मत। क्योंकि अब आपको जस्ट मैंने एक पार्ट बताया, 0 to 2.5 लाख नील, देन 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख 5%, 5 लाख से लेकर के 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। ये एक सिस्टम हुआ टैक्स का। एक और सिस्टम लाया निर्मला दीदी ने। ये पहले ये पार्ट समझने में दिक्कत आएगी, आपको आगे जाके समझ में आएगा कि इट इज नॉट दैट एज सिंपल, ओके। अब उन्होंने एक और सिस्टम लाया, इसको न्यू टैक्स रेजिम का हमने नाम दिया, ओके, जिसमें 0 to 3 लाख नील, 3 लाख से लेकर के 6 लाख 5%, 6 लाख से लेकर के 9 लाख 10%, 9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20%, 15 लाख के ऊपर 30%। ये अलग सिस्टम है आगे। तो आज के रेट में जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, हम दोनों मेथड से टैक्स कैलकुलेट करके देखते हैं, एंड जहां पे एसएससी या क्लाइंट को कम टैक्स पे करना हो वो हम मेथड फॉलो करते हैं। अब इसके भी बहुत सारे रूल्स है, यहाँ पे बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं, जैसे एग्जाम्शन या डिडक्शन मिलता है। अब ये एग्जाम्शन डिडक्शन क्या होता है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ये बेनिफिट्स यहाँ पे नहीं मिलते, ओके। डिटेल में समझेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि रेट्स बहुत बड़ा पार्ट है, तो ये सारे रेट्स हम स्टडी करेंगे बेसिक कंसेप्ट में। सिंपल वर्ड में वी कैन से कि जैसे अपना बेसिक कंसेप्ट टॉपिक कंप्लीट होगा कि कोई भी आपको इनकम दिया जाए, आप उसका इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। ये हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर में, ओके। देन आपका इनकम क्या क्या इंक्लूड करना है, ये डिपेंड करता है आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पे। तो आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, आपको किसने बताया? आधार कार्ड में आपको सिटीजनशिप बताई है कि आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं हो। रेसिडेंट तो इनकम टैक्स के हिसाब से तो हमने अभी तक स्टडी करा ही नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके डेज पे जो आप इंडिया में स्टे कर रहे हो, ओके। तो अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया बट ही कैन बी नॉन रेसिडेंट फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। और अ पर्सन कैन बी नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया लेकिन वो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिडेंट हो सकता है। अब ये रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे जानना है, उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है सेकंड। बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस इज अ सिलेबस ओनली, ओके। अब जब आपने रेट स्टडी कर लिया है, रेसिडेंशियल स्टेटस स्टडी किया है, तो अब आपको पता होगा कि क्या क्या इनकम इंक्लूड करना है। तो इनकम टैक्स ने क्या किया है, इनकम को 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 5 पार्ट्स में, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि प्रोविजन नेचर ऑफ इनकम के हिसाब से प्रोविजन अलग अलग होती है, ठीक है। ये आपने फाउंडेशन में स्टडी किया हुआ था, याद है, इनकम को 5 हिस्सों में डिवाइड किया था। आई डू रिमेंबर समवेयर वी आर डिस्कस दिस, नो। आपके इनकम को सैलरी में डिवाइड किया हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी में डिवाइड किया हुआ है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इन 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ओके। यहां पे ये 5 बहुत बड़े चैप्टर्स है। अगर आपके डीटी को ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लगेगा सिलेबस कंप्लीट करने में, तो 3 मंथ्स में से ऑलमोस्ट 2 मंथ्स 10 days विल बी कंप्लीटिंग विद दिस 5 टॉपिक्स ओनली। इतना बड़ा ये सिलेबस है, ये मेजर कंपोनेंट है। वंस वी कंप्लीट विद दिस, नेक्स्ट 10 to 15 days में पूरा डीटी पार्ट कंप्लीट होता है, ओके। तो दिस इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इनकम को इन 5 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ओके। जैसे कि अब सैलरी तो आप समझ सकते हो कि सैलरी इनकम इज सैलरी में टैक्सेबल होगा, क्योंकि सैलरी में क्या होता है, सपोज आपकी सैलरी है 10 लाख, तो टैक्स लगेगा 10 लाख पे ही,
इसके अगेंस्ट कोई एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा, बराबर। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, सपोज मेरा टर्नओवर है 10 लाख एंड मैंने एक्सपेंडिचर इनकर करा है 6 लाख, तो प्रॉफिट है मेरा 4 लाख, तो टैक्स 10 लाख पे लगेगा या 4 लाख पे लगेगा? 4 लाख पे लगेगा। लेकिन सैलरी में ऐसे कोई एक्सपेंडिचर नहीं होगा, अगर होता भी है तो पर्सनल एक्सपेंडिचर होगा, पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलता इनकम टैक्स में, बराबर। तो सैलरी में प्रोविजंस अलग है, ये बिजनेस के प्रोविजंस अलग है। तो अगर आपका सैलरी इनकम है तो फर्स्ट हेड में आएगा, इसको हमने नाम दिया है हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो सैलरी के प्रोविजंस टोटली अलग है। अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे दिया हुआ है एंड आपका रेंटल इनकम है, तो वो एक सेपरेट हेड में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी। तो यहां पे इनकम कैलकुलेट करने की ऑल टुगेदर मेथोलॉजी डिफरेंट होगी, ओके। इनकम में कह रहा हूं, अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन है तो ये पीजीबीपी में जाएगा, पबजी नहीं है ये, पीजीबीपी है, ओके, जो शॉर्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ओके। कैपिटल गेन्स, आपने कोई एसेट बेची है, ठीक है, से लैंड एंड बिल्डिंग बेची है, शेयर्स बेचे आपने, शेयर्स नॉर्मली आप पूछते हो ना शेयर्स कौन से सेल करे, तो अगर सेल करके पैसा कमाए तो उसका टैक्स जाता है कैपिटल गेन्स में, ओके। सिंपल वर्ड्स में आपने कोई भी एसेट बेच करके पैसे कमा रहे हो तो उसका टैक्स जाएगा कैपिटल गेन्स में। अब यहाँ पे प्रोविजंस अलग होते हैं क्योंकि ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं होती, एंड यहाँ पे नॉर्मली इनकम हायर लेवल का होता है, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग सपोज हम सॉरी एंसेस्ट्रल लैंड थी, से 30-40 साल पहले परचेज करी थी एंड आज मैं सेल कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू क्रोर्स में होती है, एंड जब परचेज किया था 30-40 लाख में, सपोज 5 लाख 10 लाख में परचेज किया था, तो कैपिटल गेन्स जो अमाउंट होता है बहुत हायर होता है। तो यहाँ पे ऑल टुगेदर कंप्यूटेशन मेथड इज डिफरेंट, एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा केस लॉज होते हैं, ओके। क्योंकि अगर गेन ज्यादा तो टैक्स इवेजन ज्यादा, अगर टैक्स इवेजन ज्यादा तो केस लॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा होंगे, ओके। तो हियर विल बी डिस्कसिंग एन नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट केस लॉज। एंड ये 4 इनकम छोड़ करके अगर कोई और इनकम रहा, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड का इनकम हो सकता है, तो वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ओके। तो हमने क्या किया है, सिंपल जो आपका इनकम है वो 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए हमने 5 हेड्स में डिवाइड किया हुआ है। तो व्हाट आर द 5 हेड्स? सैलरी, यहाँ पे सैलरी इनकम टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे रेंटल इनकम टैक्सेबल होगा, देन पीजीबीपी, यहाँ पे बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम टैक्सेबल होगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप बनोगे तो प्रोफेशनल इनकम आप कौन से या कौन से हेड में टैक्स पे करोगे? पीजीबीपी में टैक्स पे करोगे। कैपिटल गेन्स, आपका एसेट सेल करके जो इनकम है वो टैक्सेबल होगा, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, रिमेनिंग कोई भी इनकम हो तो यहाँ पे वो टैक्सेबल होगा। तो दिस इज अगेन 5 हेड्स ऑफ इनकम, दीज आर द 5 डिफरेंट चैप्टर्स व्हाट वी नीड टू स्टडी, ओके। आगे तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट, सेकेंड चैप्टर हमें डिस्कस करना है रेसिडेंशियल स्टेटस, देन चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 चैप्टर आपके मॉड्यूल में कंसोलिडेट एक ही चैप्टर दिया हुआ है, जो पूरी एक मॉड्यूल इस पे डिपेंडेंट एक पूरी मॉड्यूल है, फर्स्ट मॉड्यूल जो है ये इस पे ही है, ओके। देन अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, देयर आर मेनी टाइम्स टैक्स प्लानिंग करते हैं लोग। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अपना एसएससी है हरीश, उसका इनकम है 10 लाख रुपए, क्या टैक्स पे करना होगा उसको? डेफिनेटली, क्योंकि फर्स्ट 2.5 लाख तक ही एग्जाम था, 2.5 लाख के ऊपर जो इनकम जा रहा है उस पर टैक्स है। तो अब हरीश क्या करेगा, खुद के नाम से 2.5 लाख से इनकम दिखाएगा, ठीक है, एंड अपनी वाइफ के नाम से इमेजिनरी 2.5 लाख इनकम दिखाएगा, ठीक है, से मम्मी के नाम से 2.5 लाख इनकम दिखाएगा, पापा के नाम से 2.5 लाख इनकम दिखाएगा, ओके। तो क्या कर रहा है, इनकम डिवाइड कर रहा है 4 लोगों में, ओके। सपोजिंग पहले यहां पे 10 लाख पे 1.20 लाख टैक्स आ रहा है, ओके, अगर इंडिविजुअल पर्सन के नाम से रिटर्न फाइल किया जाए। अब वो क्या कर रहा है, अपना इनकम डिवाइड कर रहा है 4 लोगों में। अब हरीश को कितना टैक्स पे करना होगा, यहाँ पे नील, यहाँ पे नील, यहाँ पे नील एंड यहाँ पे नील। क्या ऐसा लोग कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, करते हैं वैसे, ओके। बट देन ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स की चोरी हो गई, राइट। तो गवर्नमेंट ने ऐसे केस में क्या किया है, एक सेपरेट प्रोविजन लाई है कि विदाउट एनी रीजन आप आपका इनकम डिवाइड कर रहे हो, तो आपको जो करना है करो, रिटर्न फाइल करते टाइम हम आपका इनकम क्लब करके फाइल करेंगे। इसको नाम दिया क्लबिंग ऑफ इनकम, ओके। तो क्लबिंग ऑफ इनकम कब एप्लीकेबल होगा, उसके प्रोविजंस क्या है, ये हमें एक चैप्टर में स्टडी करना है।
ये कॉमन प्रैक्टिस होती है जब आप आर्टिकलशिप करोगे, यू हैव टू सी। तो ये क्लबिंग के प्रोविजंस आपको अच्छे से समझना है, एंड देन उसमें लूप होल ढूंढ करके आप इनकम डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो सम एक्सटेंट टैक्स इवेजन एंड टैक्स प्लानिंग वी हैव टू डू। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स प्लानिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस? नहीं, टैक्स प्लानिंग इज लूप होल्स एंड विद इन लॉ मिनिमाइजिंग द टैक्स, राइट? एंड टैक्स इवेजन इज ऑल टुगेदर यू आर इवेडिंग द टैक्स, दैट इज विद नॉट विद इन द लॉ, राइट? तो टैक्स प्लानिंग करना है हमें, तो टैक्स प्लानिंग विद इन लॉ हो सकती है, मतलब लॉ में लूप होल सर्च करके अगर कोई लॉ में फिट हो रहा है, मीन्स इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग लॉ, तो दैट इज अ प्लानिंग। लेकिन इवेड करना मतलब ऑल टुगेदर इट इज इलीगल एक्टिविटी, राइट? तो क्लबिंग प्रोविजंस में अब जैसे मैं इनकम जो फाइल करता हूं, मेरा आधा इनकम मैं खुद के नाम से दिखाता हूं, मेरा आधा इनकम वाइफ के नाम से दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ईपीए ओनरशिप मेरे वाइफ के नाम से, राइट? ये हमने सेपरेटली दिखाया, व्हाई? नॉट ओनली फॉर दिस टैक्स इवेजन बट देयर आर सेवरल अदर रीजंस जो शायद से हमने फाउंडेशन में भी डिस्कस किया हुआ था। ओके, किया था मुझे याद है, अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे, फोकस सिलेबस पे। ओके, तो दिस इज द कॉमन एक्टिविटी, लेकिन हमें ये प्रोविजन स्टडी करके अगर पॉसिबल हो तो हम इनकम डिवाइड कर सकते हैं। तो दैट टाइम आई विल टेल यू कि व्हाट कैन बी डन एंड विल बी डिस्कसिंग ऑल द पार्ट्स कि टैक्स इवेजन भी कैसे होता है, टैक्स प्लानिंग कैसे करना है, एंड कहीं अगर लॉ में लूप होल हो तो दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। ओके, बहुत सारे जगह लूप होल है जिसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। मीन्स व्हेन आई यूज्ड टू डू प्रैक्टिस, इतने सारे केस लॉज, मतलब बहुत सारे मैंने इनकम टैक्स में रिप्रेजेंटेशन दिया था। मीन्स एवरी टाइम जब क्लाइंट का कोई डिस्प्यूट हो तो वी हैव टू फाइट फॉर द क्लाइंट, तो n number of times we have taken the benefit of some loopholes etc etc। तो जब वो प्रोविजन आएगा दैट टाइम आई विल रेफर द केस लॉ। ओके, तो क्लबिंग, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट डू मीन बाय क्लबिंग? तो इस तरह के आप टैक्स की चोरी कर सकते हो बाय डिवाइडिंग योर इनकम इनटू सेवरल पर्संस, राइट? तो उसको अवॉइड करने के लिए लॉ में प्रोविजंस है क्लबिंग की, कि आप इस तरह से अगर कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, एक ही पर्सन के हाथों में क्लब करेंगे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड उसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो एक चैप्टर हमें पढ़ना है क्लबिंग पे। नेक्स्ट चैप्टर, सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर में 4 लाख का लॉस हुआ आपका। ओके, टैक्स कितना भरोगे आप? गवर्नमेंट देगा, वाह। प्रॉफिट हो तो गवर्नमेंट लेता है, लॉस हो तो गवर्नमेंट देता कुछ नहीं है, गवर्नमेंट दैट टाइम से तुमसे तुम्ही बघा, ठीक है? अगर प्रॉफिट हो तो गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेने आएगा। सिंपली यू कैन कंसिडर गवर्नमेंट इज योर पार्टनर टू द एक्सटेंट ऑफ 40% इन ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज। ओके, हाँ, पार्टनर ही तो है, जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे उसमें से गवर्नमेंट को उनका हिस्सा देना होगा इन फॉर्म ऑफ टैक्स, राइट? चलिए, ईयर 2 में फर्स्ट ईयर में आपने लॉस सस्टेन किया 4 लाख का, तो हमें कोई टैक्स नहीं देना है। अब सेकेंड ईयर में सपोज आपने 10 लाख का प्रॉफिट अर्न करा है, तो बताइए टैक्स कौन से अमाउंट पे करेंगे? 10 लाख पे करेंगे, या नेट कंबाइंड 2 इयर्स में हमने इफेक्टिवली 6 लाख ही कमाया, राइट? तो टैक्स हमें 10 लाख पे देना चाहिए या 6 लाख पे देना चाहिए? 10 लाख पे दोगे, इफेक्टिवली 6 लाख कमाया ना हमने, तो 6 लाख पे ही टैक्स जाएगा, राइट? तो ये 10 लाख प्रॉफिट के अगेंस्ट मैं लॉस जो लेस कर रहा हूं, दैट वी कॉल एज सेट ऑफ लॉसेस। तो इसके रूल्स हमें स्टडी करने इन वन चैप्टर कॉल्ड एज सेट ऑफ लॉसेस। तो ये एक चैप्टर है, तो ऐसा नहीं कि हर जगह सेट ऑफ अलाउड है, इन सम केसेस सेट ऑफ अलाउड है एक एक पर्टिकुलर लॉस के, एंड इन सम केसेस सेट ऑफ अलाउड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस में मेरे 2 सोर्स ऑफ इनकम है, एक कोचिंग क्लास एंड सपोज मैं शेयर ट्रेडिंग भी कर रहा हूं। ओके, एंड शेयर ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, तो क्या वो लॉस मैं बिजनेस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूं? गवर्नमेंट कहता है अब नहीं देंगे, क्योंकि लॉस तो शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग करते हैं, अगर वो देने लगे तो गवर्नमेंट का नुकसान होगा यहाँ पे। ओके, तो सम केसेस सेट ऑफ अलाउड किया है, सम केसेस अलाउड नहीं करा है, तो इसके सारे डिटेल में प्रोविजंस हमें सेट ऑफ चैप्टर में डिस्कस करना है। ओके, उसके बाद एक चैप्टर है डिडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डिडक्शन? डिडक्शन मतलब गवर्नमेंट ने आपको सम बेनिफिट दिया हुआ है, बेनिफिट किस फॉर्म में, अब ये डिटेल में तो नहीं समझेंगे, जस्ट मैं आपको ब्रीफ आउट कर रहा हूं कि ये चैप्टर का मीनिंग क्या है। ओके, सपोज मेरा इनकम है 10 लाख रुपए, ओके, एंड मैंने LIC प्रीमियम पे किया है मेरे लिए 1 लाख रुपए। ओके, अब ये LIC प्रीमियम किसके लिए पे किया है? मैंने खुद के लिए पे किया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे फैमिली मेंबर्स को कॉम्पनसेशन मिलेगा, बराबर? गवर्नमेंट चाहता है कि अपने कंट्री में जितने लोग हैं वो खुद के लिए LIC प्रीमियम लेकर रहे, ओके, LIC पॉलिसी लेकर के।
तो गवर्नमेंट ने मोटिवेट करने के लिए आपको कहा है कि अगर आप LIC पॉलिसी लेकर के प्रीमियम पे करते हो, हम आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन देंगे। तो भले मेरा इनकम है 10 लाख, लेकिन मैंने 1 लाख का LIC प्रीमियम अगर पे किया है, तो ये लेस करके 9 लाख पे मुझे टैक्स पे करना होगा। वैसे बहुत सारे डिडक्शन है। अगर मैं हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट करता हूं तो मुझे डिडक्शन मिलेगा, अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे डिडक्शन मिलेगा, एंड नंबर ऑफ डिडक्शंस आर देयर। तो ये सारे डिडक्शन सेक्शन 80 के सीरीज में, थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था 80GGB करके। अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहा हूं तो यहां पे मुझे डिडक्शन मिलेगा। ओके, तो बहुत सारे डिडक्शंस के रूल्स हमें इस चैप्टर में स्टडी करना। ओके, उसके बाद एक बहुत बड़ा चैप्टर है TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। TDS का कंसेप्ट पता है? व्हाट इज TDS? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मैं आपका क्लाइंट हूं, ठीक है? आपने मुझे ऑडिट की सर्विस दी है, फीस कोट किया है 10 लाख रुपए। तो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं हूं 10 लाख रुपए में जो आपको पे कर रहा हूं। अब मैं आपको अगर एक बार 10 लाख रुपए दूं, क्या आप हॉनेस्टली उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट करके पे करेंगे? गारंटी नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट? तो यहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि हम सारे लोगों पे विश्वास नहीं करते, तो क्या करें? जो सोर्स ऑफ इनकम है, मैं आपको 10 लाख देने वाला था, तो मैं क्या करूं, आपका 10 लाख जो इनकम है उसमें से टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को आपके बिहाफ पे पे करूं। ओके, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक कॉमन साइकोलॉजी, सिंपल सा एग्जांपल, सपोज आपको कोई एक पेन खरीदना है, ओके, से 90 रुपीज का एक पेन है। आप जाते हो मम्मी या पापा के पास एंड कहते हैं 90 रुपीज। आप इतने छोटे के लिए रुपए के लिए आप ऑब्वियसली नहीं जाते होंगे, आपको वैसे भी 10-10 हजार पॉकेट मनी, 5-10 हजार तो मिलता रहेगा, ठीक है नहीं? बट सपोज एक छोटा बच्चा एंड वो 90 रुपीज का एक पेन खरीदने जाता है, ठीक है? मम्मी ने .90 रुपीज दिया उसको, ओके, एंड आप जाते हो मार्केट से जाकर के पेन लेकर के आते हो। यू विल बी वेरी हैप्पी दैट यू हैव परचेज द पेन विच यू वांटेड, राइट? बट नाउ ऑन द कॉन्ट्री, सपोज आपके मम्मी या पापा ने 100 रुपए की नोट दी, ओके, या से 80 रुपीज का पेन था, 100 रुपए की नोट दी। तो अब जब आप जाओगे मार्केट में पेन खरीदोगे, 20 रुपए अभी बाकी है, तो आप सोचोगे कि हाँ कल अब जब बाहर जाएंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ तो खा करके आएंगे, तो 20 रुपीज वापस नहीं देंगे, राइट? तो ये साइकोलॉजी होती है कि एक बार आपके पास अगर पैसा रहे तो वापस देने में पेन होता है। अगर देते टाइम आपको 80 रुपीज दिया रहता, वी वुड हैव हैप्पी दैट पर्टिकुलर अमाउंट वाज, और से जो भी आपको पेन खरीदना था वो आपको मिल चुका है। लेकिन अब आप सोचोगे कि पेन तो मिलना ही था, 20 रुपीज जो आपके पास बाकी बचे अभी, अब वो वापस अगर घर जाके मम्मी ने पूछा कि 20 रुपीज अब मुझे वापस चाहिए, तो तकलीफ होगी, राइट? ये कॉमन साइकोलॉजी होती है। सपोज जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूं इनकम, तो जब आपको 10 लाख एज ए इनकम मिल रहा है, तो हमने उसके बारे में सोचा रहेगा कि हाँ 10 लाख अब मिलने वाला है, यहाँ खर्च करेंगे, राइट? अगर आपको बताया जाए कि 10 लाख में से 20% से 2 लाख रुपीज आपको टैक्स पे करना है, तो तकलीफ होगी, राइट? या सपोज 10%, 1 लाख भी टैक्स पे करना है, तो तकलीफ होगी कि हाँ 10 लाख हमने सोचा था कि ये खर्च करेंगे, अब 1 लाख गवर्नमेंट को जाने वाला उसमें, तो डेफिनेटली विल फील द पेन ऑफ इट, राइट? लेकिन मिलते टाइम में आपको मिला है 9 लाख रुपीज, ओके, एंड आपसे कहा जाए कि ये पूरा का पूरा आप ही का है, आप ये से जो करना है करो, इसमें से कोई टैक्स पे नहीं करना है, तो दोनों केस में आपको इफेक्टिवली 9 लाख मिल रहा था, लेकिन जब आपको नेट 9 लाख रुपीज मिल रहा है, यू विल बी हैप्पी कि अब इसमें से मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना है। सो दिस साइकोलॉजी वर्क्स। एंड पहले गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व करा था कि जब भी एक इनकम आए एक पर्सन के पास, तो उसमें से टैक्स पर पे करने में बहुत सारे लोगों को, या ऑलमोस्ट 90% लोगों को तकलीफ होती है, तो दे ट्राई टू मिनिमाइज द टैक्स। तो हम एक मैकेनिज्म लेकर के आएंगे जिससे मिलते टाइम आपको टैक्स डिडक्ट हो करके ही मिलेगा, ओके, एंड आपको कहा जाएगा कि ये पूरा का पूरा आपका इनकम है, इसमें से कोई टैक्स पे नहीं करना है, साइकोलॉजिकली विल बी हैप्पी, राइट? तो सोर्स पे ही गवर्नमेंट ने टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया हुआ है। सो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ टीडीएस। डिटेल में समझेंगे टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है, एंड एडवांस टैक्स क्या होता है। अभी इतने डिटेल में जाकर के मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसे मैंने कहा कि अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ओके। एंड लास्ट चैप्टर इज रिटर्न ऑफ इनकम। यहां पे हम समझेंगे कि रिटर्न कब फाइल करना मैंडेटरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। तो दिस इज द टोटल सिलेबस ऑफ योर डायरेक्ट टैक्स, एंड इसमें प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आते हैं टोटल इनकम पे, जो आपके एग्जाम में पहले 14 मार्क्स के आते थे, ओके। अब क्योंकि आपका वेटेज चेंज हुआ है, तो आई एक्सपेक्ट कि 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा।
ओके, तो उसके लिए हम लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज द टोटल स्कोप ऑफ योर सिलेबस ऑफ डायरेक्ट टैक्स विच इज फॉर जस्ट 50 मार्क्स। ओके, नाउ कैन वी प्रोसीड विद द डिस्कशन। चलिए, अब हमने शुरुआत में इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिस्कस किया था। उसमें से जस्ट एक्ट में क्या है, सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शन होते हैं, क्लॉजेस होते हैं वगैरह डिस्कस किया था। अब हमें फोकस करना है इनकम पे कि इनकम क्या होगा। वैसे तो देखा जाए तो आपके लॉ में इनकम की बहुत बड़ी डेफिनेशन दी गई है, लेकिन यहाँ पे जनरल पर्सपेक्टिव से हमें इनकम समझना है। ओके, तो वी आर फोकसिंग ऑन इनकम एंड देन विल डिस्कस द टैक्स कि बेसिक कौन से हमें टैक्स पे करना है। ओके, वंस वी डिस्कस दैट वी आर सेट टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। अभी तक अपने डिटेल में चैप्टर स्टार्ट नहीं करा हुआ, ये जस्ट सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चल रहा है अपना। ओके, बताइए इनकम। अब सवाल ये है कि इनकम में क्या क्या आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई एक ट्रेडिंग एक्टिविटी है, मींस डे टू डे आई एम डूइंग दैट सेम एक्टिविटी एंड बाय डूइंग दैट सेम एक्टिविटी मैंने कोई इनकम अर्न किया हुआ है, क्या ये टैक्सेबल होगा? क्या ये आपके इनकम में जोड़ा जाएगा? डेफिनेटली, जो अगर डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हो तो वो तो टैक्सेबल होगा ही, ये आपका इनकम होगा। व्हाई आई एम कंसीडरिंग दिस, क्योंकि सपोज मेरा कोई सिंगल एक्टिविटी है, से मैंने फर्नीचर सेल किया है। अब फर्नीचर सेल करना तो मेरा कोई रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, घर में पुराना फर्नीचर था मैंने सेल किया, या मेरे ऑफिस में कोई न्यूज़पेपर जो आ रहा था वो एज अ रद्दी मैंने सेल किया हुआ है, राइट, या कोई मेरी कार थी वो सेल करी है, या कोई लॉटरी टिकट से मैंने पैसे जीते। दीज आर नॉट द रेगुलर एक्टिविटी, दीज आर द सिंगल एक्टिविटी। बस एक ही एक्टिविटी थी, पूरे साल में एक ही बार मैंने फर्नीचर सेल किया एंड से 50,000 अर्न करा, या न्यूज़पेपर सेल करके मैंने 10,000 रुपए अर्न करा। सवाल ये है कि सिंगल एक्टिविटी, अब डे टू डे एक्टिविटी से तो टैक्सेबल होगा ही, वो इनकम है। सिंगल एक्टिविटी से अगर कोई पैसा कमा रहा है तो क्या वो इनकम माना जाएगा? एंड अगर इनकम हो तो वो टैक्सेबल होगा? क्या ये इनकम माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। लॉ कहता है किसी भी मैनर में पैसे कमाओ, अगर आपने पैसे कमाया तो उसमें से गवर्नमेंट को अपना शेयर चाहिए, ठीक है, तो दिस विल बी ऑल्सो इनकम। तो जरूरी नहीं कि वो रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, सिंगल एक्टिविटी हो तो भी वो आपका इनकम माना जाएगा। ओके, तो अगर फर्नीचर सेल कर रहे हो, न्यूज़पेपर सेल कर रहे हो, कार सेल करी, लॉटरी टिकट, केबीसी में आपने पार्टिसिपेट करा है, जो भी इनकम कमाओगे ये टैक्सेबल है, आपके इनकम में जोड़ा जाएगा। ओके, सपोज हमने हरीश को किडनैप किया, ठीक है, एंड फिरौती के पैसे मांगे 50 लाख रुपए। अब वो बात अलग है कि घर वाले कहेंगे कि उल्टा हम 10 लाख देंगे, उसको छोड़ने का नहीं, बिल्कुल है कि नहीं। सपोज 50 लाख हमने फिरौती के पैसे मांगे एंड घर वालों ने पैसे दे भी दिए, 50 लाख रुपीज हमने किडनैप करके अर्न किया है, क्या ये टैक्सेबल होगा? क्या ये इनकम होगा? या सपोज हम ड्रग्स सेल कर रहे हैं, हाँ जो भी कहा आपने, गांजा और क्या होता है, तो जो भी है, कोकेन वगैरह वगैरह, हमने सेल करके 1 करोड़ कमाया, ठीक है, क्या ये इनकम माना जाएगा? एंड अगर इनकम माना जाएगा तो क्या ये टैक्सेबल होगा? इनकम होगा या नहीं होगा? हाउ मेनी ऑफ यू से नहीं होगा एंड हाउ मेनी ऑफ यू से होगा? हाँ, हाँ वो ले लेंगे, वो बात अलग। अगर पूरा का पूरा, क्योंकि इलीगल एक्टिविटी कॉन्फिस्केट किया तो इनकम का सवाल ही नहीं है, राइट। हाँ, अगर वो आपने 1 करोड़ रुपए ऑनेस्टली दिखाया कि मैंने ड्रग सेल करके 1 करोड़ कमाया, तो क्या वो कॉन्फिस्केट कर लेंगे, वो बात अलग। सपोज 5 साल के बाद पता चला गवर्नमेंट को कि आपने ड्रग से 1 करोड़ पैसे कमाए थे, वो आपने खुद के लिए खर्च भी करे, अब कहां से कॉन्फिस्केट करेंगे? अब तो आपने 5 साल पहले खर्च भी कर लिए, तो वो जेल में भेजेंगे, वो बात अलग। लेकिन 5 करोड़ अपने या 1 करोड़ अपने कमाए तो है, क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा? नहीं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट आपसे कह रहा है कि बेटा जाओ किडनैप करो, ड्रग सेल करो, पैसे कमाओ, टैक्स उसके ऊपर कोई पे करने की जरूरत नहीं। जो हॉनेस्टली इनकम कमा रहा है प्रॉपर वे से, वो बेचारा टैक्स पे करेगा। इलीगल वे से आप पैसे कमाओ, टैक्स मत पे करो। यहाँ पे टैक्स पे करना होगा, ये इनकम होगा। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कॉन्फिस्केट नहीं करा, मतलब आपका इनकम है। आर यू गेटिंग द सिनारियो? सपोज मैं आज सेल कर रहा हूं, 1 करोड़ मैंने आज कमाया ना, आज ही गवर्नमेंट ने मुझे आकर के पकड़ लिया, 1 करोड़ है, तो गवर्नमेंट पूरा का पूरा पैसा ले लेगी, पेनल्टी साथ लेगी, जेल में भेजेगी, वो बात अलग है। ओके, मैंने एग्जांपल क्या फ्रेम किया कि 5 साल पहले हमने 1 करोड़ कमाया था,
ड्रग सेल करके अभी पता चला है, अभी प्रूव हुआ है, एंड अभी 1 करोड़ गवर्नमेंट को कन्फिस्केट करने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी खर्च करे। तो अब गवर्नमेंट कहेगा कि लास्ट 5 ईयर्स में या जब भी आपने कमाया था उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा, यानी कि इलीगल इनकम पे आपको टैक्स पे करना हो। ओके, कोई भी इलीगल इनकम हो, आपने अगर इनकम खुद के पास रखा है तो इनफैक्ट रेगुलर टैक्स नहीं, एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होता है। एक कंसेप्ट होता है इनकम टैक्स में, कंसील्ड इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय कंसील्ड इनकम? नेम इटसेल्फ सजेस्ट, छुपाया हुआ इनकम, राइट। कंसील्ड इनकम मतलब क्या? सिंपल वर्ड में ब्लैक मनी कह सकते हैं। अच्छा, ये ब्लैक मनी क्या होता है? मनी अर्न बट नॉट शोन इन द बुक्स। हाँ, आपने इनकम तो कमाया लेकिन कहीं रिफ्लेक्ट नहीं किया, राइट। मतलब रिटर्न में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहीं पे भी वो रिफ्लेक्ट नहीं किया। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल आप मुझे फीस पे करते हो कैश में, ठीक है, एंड वो मैंने कैश एज इट इज घर में रखी है, एंड मैंने रिटर्न में वो रिफ्लेक्ट ही नहीं किया। वो बात अलग है कि पूरा का पूरा मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ, वो अलग है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सब दाखो देखिए माझा रिटर्न दाखो। सपोज आपने फीस दिया है, मैंने वो इनकम कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं किया। प्रॉब्लम क्या आता है? ये ब्लैक मनी जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एज इट इज रखने में प्रॉब्लम है। क्योंकि ब्लैक मनी अगर मुझे आप दे रहे हो, सपोज फीस दे रहे हो, एंड वो मैं खर्च ही नहीं कर सकता, नाही आता तुमच्याकडे देऊ, तुम्ही पण खर्च नहीं करू शकणार। गवर्नमेंट के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सिंपल, आप आपके बैंक अकाउंट में जाकर के 50,000 से ऊपर डिपॉजिट करके दिखाओ, दे वोंट एक्सेप्ट अनलेस एंड अनटिल यू गिव पैन। एंड अगर आप पैन दोगे तो वो इन्फॉर्मेशन जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। गवर्नमेंट का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। पहले तो पैन पता है सभी को, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन परमानेंट अकाउंट नंबर जहां आपने 2 व्हीलर परचेज करी, उसका इन्फॉर्मेशन जाता है गवर्नमेंट को। ओके, मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करा हुआ है तो इन्फॉर्मेशन जाएगा गवर्नमेंट को। ओके, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। सिंपल, आप डेबिट कार्ड यूज करते हो, डेबिट कार्ड से 2 लाख रुपए का ऊपर आप ट्रांजैक्शन अगर पूरे साल में करते हो तो दैट इन्फॉर्मेशन गोज टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, एंड नंबर ऑफ नेटवर्क्स आर देयर जो गवर्नमेंट को आपके ट्रांजैक्शन के बारे में पता होगा। ओके, मेरा एक क्लाइंट था, स्क्रूटिनी चल रही थी उनकी। स्क्रूटिनी मतलब क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है, ओके, असेसमेंट करता है, समझेंगे वो भी, अभी डिटेल में तो बता नहीं सकते। सेल्फ असेसमेंट करके कंसेप्ट होता है, नहीं स्क्रूटिनी करके कंसेप्ट होता है। सेल्फ असेसमेंट मतलब रिटर्न जब फाइल करते हैं हम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आकर के मेरा इनकम चेक नहीं करेगा, ये मैं वॉलंटरीली डिक्लेयर कर रहा हूं गवर्नमेंट को कि मेरा इतना इनकम है। इसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट, यानी कि आप खुद का असेस करो कि कितना इनकम कमा है, एंड देन रिटर्न में हॉनेस्टली डिक्लेयर करो। गवर्नमेंट ये मान के चलता है कि अपनी जो जनता है ये सारे के सारे हॉनेस्ट पर्सन है, कोई टैक्स की चोरी नहीं करता। ओके, तो सेल्फ असेसमेंट से आप रिटर्न फाइल करोगे। हाँ, अगर गवर्नमेंट को सस्पिशन लग रहा है कि आपने इनकम दिखाया 10 लाख, एक्चुअल इनकम आपका 50 लाख है, तो गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजेगा कि आप प्रूव करो कि आपका 10 लाख इनकम बराबर है। ओके, जैसे एक मेरे क्लाइंट को नोटिस आई थी एंड स्क्रूटिनी चल रही थी, उसको हम कहते हैं स्क्रूटिनी असेसमेंट। ओके, तो जब मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा था कि हमारा ये इनकम जो हमने रिटर्न में दिखाया है ये करेक्ट है, तो उसके बैंक अकाउंट में कुछ तो एक 80 लाख के आसपास डिपॉजिट हुआ था जो उसमें टर्नओवर था। तो हमने सेल्स में P&L में दिखाया था सेल्स टर्नओवर 80 लाख, उतना ही बैंक में डिपॉजिट दिख रहा था। ओके, तो उसके बेसिस पे हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने पूछा था कि आपका इनकम एज पर रिटर्न एंड बैंक अकाउंट ये क्रॉस टैली करके दिखाओ। तो हमने दिखाया कि सेल्स टर्नओवर इतना हमने दिखाया हुआ है अकाउंट्स में, उस हिसाब से बैंक में भी एंट्री दिख रही है। उन्होंने मुझे, मेरे क्लाइंट ने HDFC बैंक है SBI का कुछ तो अकाउंट दिया था। ओके, एंड मैंने उनसे पूछा भी था ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स इतने ही है ना, तो उन्होंने कहा हाँ है। तो जब डिपार्टमेंट में गया मैं, तो सबमिशन दिया कि हमारा P&L इतना है, एंड देन ये बैंक अकाउंट ये क्रॉस टैली करके दिखाया। तो ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि बस इतनी इंफॉर्मेशन है, ये 2 बैंक अकाउंट है? मैंने कहा कि ये 2 अकाउंट है। तो ऑफिसर ने मुझे और 2 बैंक अकाउंट उसी क्लाइंट के दिखाए, ठीक है। इनकम टैक्स ऑफिसर ने कि आपके क्लाइंट का ये 2 अकाउंट है एंड उसमें ऑलमोस्ट 30 लाख का डिपॉजिट है, ठीक है। अब उसका सोर्स बताओ। अब उनको क्या बताओ, मुझे पहले सब पता नहीं था कि उसके अकाउंट से। अब क्लाइंट को लगा कि मैं अगर मेरे CA को नहीं बताऊंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। ऑब्वियसली हमें तो पता नहीं चलता, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता रहता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ऑफिसर ने एज इट इज पूरे साल का अकाउंट एक्सट्रैक्ट मेरे सामने रखा एंड मुझे कहा कि आपने जो इनकम टैक्स बुक्स में दिखाया है
वो तो पता है, ये अकाउंट का हमें डिटेल्स दो कि ये पैसे आए कहां से। तो ये व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल कि इनकम टैक्स का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, तो अगर अब ये 30 लाख उसने दिखाया नहीं तो ये उसका कंसील्ड इनकम माना जाएगा। वो क्या होगा? उसका ब्लैक इनकम। अब देखिए, कैश में आप छुपा रहे हो ठीक है, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके आप छुपा रहे हो, तो इससे हाइट ऑफ व्हाट वी कैन से स्टूपिडनेस तो कुछ नहीं होगी, क्योंकि बैंक अकाउंट में अगर एक बार आप डिपॉजिट करते हो तो रिमेंबर दैट शुड बी योर व्हाइट मनी ओनली। ठीक है, ब्लैक मनी आप कभी बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हो। इनफैक्ट दैट वोंट बी अ ब्लैक मनी देन, क्योंकि बैंक के सारे एक्सट्रैक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होते हैं। ओके, तो यार अगर आपने कोई ब्लैक इनकम कमाया, यानी कि वो कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं किया, एंड आगे जाके गवर्नमेंट को पता चले कि आपने ब्लैक इनकम कमाया, तो उसको हम कहते हैं कंसील्ड इनकम। अब उस पर टैक्स कितना आएगा? 60%। सपोज आपने 1 करोड़ रुपए ब्लैक मनी जनरेट करा था एंड से 2 साल के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको पकड़ा। ओके, अब कैसे पकड़ सकते हैं? बहुत सारे सोर्सेज में, जैसे मैंने कहा, या रेड कंडक्ट करते हैं। रेड के टाइम आपने मूवीज देखी है रेड, उसमें देखा है या न्यूज में भी देखा रहेगा आपने। ठीक है, तो रिसेंटली अब रेड भी कंडक्ट हुई मल्टीपल, कौन था वो पर्सन? हाँ, धीरज साहू। कितना मिला था उसके घर में? 350 करोड़ या 300 करोड़ के आसपास सुना था। 300 करोड़ उसके घर में कैश मिला था। दैट वाज अ ब्लैक मनी। अगर इस तरह से कोई रेड में मिले अमाउंट, तो सोचिए क्या होता है। सपोज 1 करोड़ भी मिला तो उस पर टैक्स लगता है 60%, यानी कि 60 लाख टैक्स गया पहले तो। ठीक है, ये रहेगा आपका बेसिक टैक्स, प्लस पेनल्टी लगती है। पेनल्टी कितनी लगती है? 3 टाइम्स ऑफ टैक्स इवेडेड। तो 60 लाख जो आपका टैक्स है उसका 3 टाइम्स, यानी कि 1 करोड़ 80 लाख ये पेनल्टी लगेगी। इंटरेस्ट लगेगा वो अलग। इंटरेस्ट अब 2 साल से पहले आपने अगर से कमाया तो 2 साल का इंटरेस्ट लगता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, साहूकारी जैसे इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का, पर मंथ इंटरेस्ट लगता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में। तो सपोजिंग इंटरेस्ट इज 20 लाख, तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ 60 लाख आपका टैक्स जाएगा। बचाया आपने 1 करोड़, टैक्स जा रहा है उसका ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स इतना जाता है। तो इसीलिए कभी अगर ब्लैक मनी या कंसील्ड इनकम जनरेट करना बहुत सोच समझ करके करना, क्योंकि आगे जाके अगर पकड़े गए तो पूरी बारात लेकर के आएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, एक और केस लॉ था ये ब्लैक मनी से रिलेटेड, क्योंकि ये जो कंसील्ड इनकम होता है दैट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट यहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट ये भी ट्रैक करता है। ओके, केस लॉ था, एक्चुअल केस लॉ है, उसका नाम याद नहीं। उस पर्सन ने क्या करा था, ही वाज अ पॉलिटिकली कनेक्टेड पर्सन। ओके, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग था एंड माइट भी उसका बिजनेस वगैरह इनकम था। ओके, तो उसके बेटे या बेटी की शादी थी कुछ, तो ऑलमोस्ट उसने उस शादी में 2 करोड़ रुपीस खर्च करे थे। ओके, एंड सारे वीआईपी लोगों को इनवाइट किया था, सारे पॉलिटिशियंस को इनवाइट किया। बस एक गलती करी उसने, मैरिज में इनकम टैक्स कमिश्नर को बुलाया उसने, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब वो जब मैरिज में आया तो उसने क्या देखा कि इतना सारा खर्चा कर रहा है। अब नॉर्मली आपको शादी देख करके खर्चे का एस्टिमेट आता है कि इतने 10,000 लोग हैं, पर प्लेट कॉस्ट इतनी। वो इनकम टैक्स ऑफिसर उसको विश करने नहीं गया, पहले वो एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर रहा था कि पर प्लेट कॉस्ट इतनी 10,000, यानी कि इतना फूड का एक्सपेंडिचर, ये हॉल का एंड डेकोरेशन का इतना एक्सपेंडिचर, मोटा मोटी उसने अंदाजा लगाया कि 2 करोड़ के आसपास उस पर्सन ने खर्च किया। वहां पे जाकर के खाना वगैरह खाया ऑफिसर ने, एंड इमीडिएटली इनकम टैक्स ऑफिस गया, एंड वो जो पर्सन था से मिस्टर ए, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ओपन करके देख कर लास्ट 5-10 ईयर्स में उसने इनकम 50 लाख दिखाया था, एवरी ईयर 10 लाख व्हाइट में इनकम दिखाया था। सोचिए जो पर्सन पिछले 5-10 साल में 10-10 लाख रुपए कमा रहा है, यानी कि 50 लाख सपोज अब तक के रिटर्न में आपने इनकम दिखाया, क्या वो 2 करोड़ खर्च कर सकता है? नहीं। 50 लाख तो उसी 5 ईयर्स में खर्च हुआ रहेगा, मान के चलते उसमें से आधा उसने सेव भी कर लिया, तो 25 लाख उसके पास होने चाहिए बेटी की या बेटे के शादी के लिए। और वो अगर 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है तो 1.75 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर आपने करा है उसका एक्सप्लेनेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांगेगा। तो उसने क्या किया, कमिश्नर ने इस मिस्टर ए को नोटिस भेजी कि आपने 2 करोड़ खर्च किए, उसमें से 25 लाख तो आपके रिटर्न से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, रिमेनिंग 1.75 करोड़ जो आपने खर्च किया है उसका एक्सप्लेनेशन दो कि वो पैसा आया कहां से। ओके, हाँ, तो दादा परदादा ने कहां से पैसे कमाए? नहीं, वो पूछेंगे ना
कि दादा परदादा ने अगर इतना पैसा रखा है तो वो कहाँ से कमाए? हाँ है नहीं, लेकिन वो रिटर्न अगर नहीं फाइल करते हो तो उनके एसेट पे अटैचमेंट आएगी, उनकी कुछ ना कुछ तो एसेट होंगी, तो एसेट पे अटैचमेंट आएगी। मतलब अगर आप कह रहे हो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट दिया है, ठीक है, आपके पेरेंट्स को लेकर के आओ, तो पेरेंट्स से पूछेंगे कि आपने गिफ्ट दिया है 2 करोड़ का, आपने पैसे कहां से कमाए? हाँ, तो उनसे अब पूछिए, अब वो अगर ना हो तो आपने वो जो एसेट दिया हुआ है, जो गिफ्ट लिया हुआ है, उसके ऊपर अब टैक्स लगेगा। अब आपको बता दूं, गिफ्ट पे भी टैक्स लगता है, ओके, वो बाद में समझेंगे, आगे उतने डिटेल में पहले लेक्चर में नहीं जाएंगे, ओके। तो गिफ्ट पे भी टैक्स लगता है वैसे। तो यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक्सप्लेनेशन मांगा, एंड वो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि कोई भी एक्सप्लेनेशन देंगे ऐसा नहीं चलेगा, ओके। तो टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑफिसर दैट एक्सप्लेनेशन शुड बी, एंड यू शुड बी एबल टू प्रूव योर एक्सप्लेनेशन। अगर ये एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी ना हो, यू आर नॉट एबल टू प्रूव दैट एक्सप्लेनेशन, तो इसको कंसील्ड इनकम माना जाएगा। है तो आपका एक्सपेंडिचर, लेकिन माना जाएगा इनकम, क्योंकि ये आप खर्च कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से तो आपने ब्लैक में पैसा कमाया रहेगा। अब उस पे पूरी ये सारी बात आएगी, टैक्स लगेगा 60%, पेनल्टी लगेगा 3 टाइम्स, इंटरेस्ट लगेगा वो अलग। दिस इज द सिनारियो। तो इसलिए कभी कंसील्ड इनकम अगर हो तो बहुत ध्यान से उसको व्हाइट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंसील्ड इनकम करो, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि व्हाइट में कन्वर्ट करो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कंसील्ड इनकम होना ही नहीं चाहिए, या ब्लैक इनकम होना नहीं चाहिए, ओके। कैन यू अंडरस्टैंड? एक और क्लाइंट था मेरा, ये अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, काय आलं हरीश? काय म्हणाले? काय म्हणाले? मेरे नहीं सर, हर एक सीए के पास ऐसे ही क्लाइंट होते। क्लाइंट आपको बताऊं, कभी हॉनेस्ट क्लाइंट तो मिलेगा ही नहीं कि जिसने वॉलंटरीली इतना मेरा इनकम है उतना ही टैक्स भरना है, ऐसे मोस्टली मिलेगा नहीं। मेरे पास एक ही क्लाइंट था जो अब तक मुझे अभी भी याद है, ही वॉज अ डॉक्टर, एंड उसका इनकम कुछ तो एक सपोज एक 30-40 लाख अगर हो, तो उसका टैक्स आ रहा था सिर्फ 7-8 लाख। तो अगर मैं उसको बताऊं कि 8 लाख टैक्स आ रहा है आपके इनकम के हिसाब से, ही वॉज द ओनली पर्सन हु इज टू से 8 लाख टैक्स आ रहा है तो एक काम करो 10 लाख तक टैक्स भरो, थोड़ा सा इंक्रीज करो। दैट वाज अ सिंगल पर्सन। अब तक रिमेनिंग 99.99% ऑलवेज इनकम अगर हो तो ऑफिस में आते टाइम रोटलू शक्ल लेकर के आएंगे, क्योंकि जब हम बताएंगे कुछ इतना टैक्स आ रहा है तो डेफिनेटली दे विल टू से। अब एक सिंपल सा, अभी जो आपने कहा कि ऐसे ही क्लाइंट है, तो एक मेरा क्लाइंट था जिसका रेडियम का शॉप था कुछ तो शाहपुरी 6 लेन में, बताया था क्या आपको? हाँ, अब जो नहीं थे उनको बता रहा हूँ कि एवरी टाइम व्हेन यू आई यूज्ड टू टेल हिम कि इतना टैक्स आ रहा है, वो पहले मतलब आदत हो चुकी थी हमें ही कि अगर उसको 10,000 भरवाना है तो हम पहले 50,000 उसको बता देंगे, क्योंकि पता था वो टैक्स कम करने के लिए कहेगा। फीस तो 2-2 साल तक आती नहीं थी, तो एवरी टाइम यूज्ड टू टेल कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेडियम का शॉप था उसका, ओके। तो हमने एक अज्यूम कर लिया था कि उसके एक्चुअल में फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, एंड उसकी वजह से वो टैक्स वगैरह लेट पे करता है या हमारी फीस लेट पे करते हैं। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तब वो आया था ऑफिस में, ठीक है, एंड ही सेड कि मेरे पास थोड़े कैश है एंड वो अब व्हाइट में कैसे करना है। अब उसका अजम्पशन ऐसे ही था कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, टैक्स भरते टाइम एवरी टाइम यूज टू क्राई। तो उन्हें पूछा कि हाँ कितना है आपके पास? मैंने सोचा कि 3-4 लाख होगा तो कोई कैसे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम उसने कहा कि नहीं, मेरे पास कुछ तो 3 से आसपास करोड़ कुछ तो कैश है। पहले मैंने कहा कि 2 साल से जो फीस भरे वो कैश में पे करो, मुझे चलेगा मुझे। अब ऐसे क्लाइंट्स होते, ठीक है। तो यहाँ पे अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, एक सिंपल सा एग्जांपल, एक रिटर्न जब मैं फाइल कर रहा था, मेरे क्लाइंट ने इनकम इन्फॉर्मेशन दिया। ऑब्वियसली जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या करते हैं, जो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन देता है वही कंसिडर करते हैं। तो उसने इन्फॉर्मेशन दिया कि 6 लाख उसका इनकम है। अब 6 लाख पे जो टैक्स आता है, से फॉर एग्जाम्पल 20,000 के आसपास उसका टैक्स आ रहा है, तो उसको हमने बताया कि 20,000 कुछ तो टैक्स पे करना होगा। बट जब फाइनल करना था तो वी थॉट कि उसका डिटेल में थोड़ा सा चेक करते कि उसने इन्वेस्टमेंट वगैरह क्या क्या किया है। तब पता चला कि उसने म्यूचुअल फंड में एंड शेयर मार्केट में पूरे साल में ऑलमोस्ट 12 लाख का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। अब सोचिए, जो पर्सन 6 लाख कमा रहा है, क्या वो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकता है? सवाल ही नहीं है। 6 लाख अगर कमा रहे हो तो नॉर्मल अजम्पशन है कि 3 लाख आपका खर्चा होगा, बैलेंस 3 लाख आप सेव कर सकते हो मैक्सिमम। अब अगर आप 12 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट आपने 20 लाख अर्न किया रहेगा। तो अगर हमने रिटर्न फाइल किया रहता तो आगे जाके नोटिस आती उसको कि आपका इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 12 लाख, आपने इनकम दिखाया 6 लाख, प्रूव दैट दिस इनकम इज आउट ऑफ योर इनकम, एक्सप्लेन दिस इन्वेस्टमेंट।
तो अगर आपने उसका जस्टिफिकेशन प्रॉपरली दिया, जैसे कि आपने कहा कि मेरे पापा के पैसे थे वो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड इफ यू आर एबल टू प्रूव इट देन इट्स ओके. इफ यू आर नॉट एबल टू प्रूव इट देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट. तो ये 12 लाख ऐसे मान के जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आपने 12 लाख जो इन्वेस्ट किया वो के ब्लैक मनी से किया हुआ है, वो कंसील्ड इनकम है, तो इसके ऊपर 60% से टैक्स लगेगा, पेनल्टी लगेगी वो अलग, इंटरेस्ट लगेगा वो अलग. ओके, तो जितना आपने छुपाया उससे कई ज्यादा टैक्स में जाएगा. ओके, सो दिस इज द सिनारियो. हाँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द पॉइंट कंसील्ड इनकम आपका इनकम है. ओके, ये इस पे डिस्कस कर रहे थे हम. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज, अगर आपका कोई इनकम या रिसीट है, इफ इट इज रेवेन्यू इन नेचर, तो इट इज ऑलवेज टैक्सेबल. इट इज ऑलवेज टैक्सेबल. एंड अगर आपका कोई कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट मतलब सपोज आपने लोन लिया हुआ है, तो क्या लोन लिया है वो पैसा टैक्सेबल होगा? वो तो इनकम है ही नहीं, वो लोन है ना, वापस में रिपेमेंट करने वाला है. तो इफ एनी कैपिटल रिसीट इज देयर इट इज नॉट टैक्सेबल अनलेस लॉ में स्पेसिफिकली दिया है इट विल बी टैक्सेबल. जैसे कोई मैं एसेट बेच रहा हूं तो वो मेरी कैपिटल रिसीट होगी, तो कैपिटल गेन्स में दिया हुआ है कि अगर ये पर्टिकुलर एसेट आप सेल करके पैसे कमा रहे हो तो टैक्सेबल है. तो अगर प्रोविजन में स्पेसिफिकली दिया है कि ये टैक्सेबल है देन ओनली इट विल बी टैक्सेबल. जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन्स में दिया हुआ है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड अगर आप सेल करते हो तो इट इज नॉट टैक्सेबल. ओके, तो सपोज मेरी विलेज प्लेस में एक एग्रीकल्चर लैंड है, मैंने 10 करोड़ में सेल किया हुआ है एंड 10 करोड़ मुझे अब मिला है, तो क्या वो टैक्सेबल होगा? ये मेरी कैपिटल रिसीट है एंड इनकम टैक्स में रूरल एग्रीकल्चर लैंड टैक्सेबल नहीं किया गया, तो 10 करोड़ मेरा पूरा टैक्स फ्री इनकम होगा. ओके, तो व्हाट आई वांट टू से इज, अगर कोई रेवेन्यू नेचर का इनकम हो, जैसे बिजनेस इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है वगैरह वगैरह, ऑलवेज टैक्सेबल. कैपिटल रिसीट वाला इनकम है तो इट विल बी टैक्सेबल ओनली इफ इट इज स्पेसिफाइड इन द लॉ. तो कहां पे स्पेसिफाई किया गया? कैपिटल गेन्स चैप्टर में. तो हमें वो देखना है कि कैपिटल गेन्स में क्या क्या स्पेसिफाई किया है, वो टैक्सेबल है. अपार्ट फ्रॉम दोज इनकम अगर कोई कैपिटल रिसीट है इट वोंट बी टैक्सेबल. ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? फिलहाल के लिए इतना समझिए, सारा इनकम टैक्सेबल होगा. ओके, जो आपने कमाया, वेदर इट इज लीगल, वेदर इट इज इलीगल, वेदर इट इज रेगुलर एक्टिविटी, वेदर इट इज अ सिंगल एक्टिविटी, राइट? वन मोर पॉइंट, सपोज मैंने इनकम अर्न किया है 20 lakhs, उसके लिए खर्चा किया है से 8 lakhs एंड नेट प्रॉफिट है 12 lakhs, तो हम इसको ग्रॉस इनकम कहेंगे. इसको हम कहेंगे ग्रॉस इनकम. एंड ये जो 12 lakhs है आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंडिचर, दिस इज कॉल्ड एज नेट इनकम. तो टैक्सेबल ग्रॉस इनकम होगा या नेट इनकम होगा? नेट इनकम होगा. नेट प्रॉफिट जो है उस पर आपको टैक्स पे करना है. तो ऑलवेज रिमेंबर, ग्रॉस इनकम इज नॉट टैक्सेबल, नेट इनकम इज टैक्सेबल. ओके, यहां तक कोई डाउट? स्टिल वी हैव 5 minutes सो वी कैन डिस्कस. तो हियर ये जो इनकम की बात कर रहे हैं इसमें दो पार्ट आते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम एंड नेट टोटल इनकम. अब आपका टैक्सेबल होगा नेट टोटल इनकम. अब ये ग्रॉस टोटल इनकम एंड नेट टोटल इनकम क्या है? आपके कौन से हेड्स ऑफ इनकम है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. ये 5 हेड का जो इनकम होगा इसका टोटल जो होगा इसको हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम. सपोज मैंने सैलरी से 5 लाख रुपए अर्न किया है, मेरा रेंटल इनकम था 5 लाख, मैंने बिजनेस से 10 लाख रुपए अर्न किया हुआ है, मैंने कोई शेयर्स वगैरह सेल करके 5 लाख इनकम अर्न किया, से इंटरेस्ट डिविडेंड मेरा 5 लाख है, तो कितना हुआ? दिस 10, 20, 30 lakhs. दिस 30 lakhs इज माई ग्रॉस टोटल इनकम. ओके, सपोज मैंने LIC प्रीमियम पे किया है 1 लाख, मैंने मेडिक्लेम इंश्योरेंस के लिए 50,000 खर्च किया हुआ है, कोई से कार परचेस के लिए कोई डिडक्शन नहीं है. मैंने से हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट किया हुआ है. इस तरह के डिडक्शन चैप्टर में जो अलाउड डिडक्शन है वो मैंने सपोज टोटल 3 लाख रुपए दिया हुआ है. ओके, डोनेशन इज ऑल्सो कवर्ड स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट को. तो सपोज 3 लाख मैंने यहां पे डिडक्शन, अब क्या क्या है डिटेल में बाद में समझेंगे. ओके, तो ये डिडक्शन जो है इनकम टैक्स के चैप्टर नंबर 6A में दिया हुआ है.
ओके। जैसे इनकम टैक्स के जो सारे सेक्शन है उसको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो एक चैप्टर है इनकम टैक्स का, चैप्टर नंबर 6A। तो 6A में सारे डिडक्शंस है। ओके, तो ये 3 लाख रुपए मुझे एज अ डिडक्शन, एज अ बेनिफिट मिलेगा, एंड ये लेस करने के बाद ये जो 27 लाख आ रहा है ये होगा मेरा नेट टोटल इनकम, एंड टैक्स मुझे इस पे लगेगा। ओके, तो ग्रॉस टोटल इनकम मीन सिंपली समेशन ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम, उसमें से जो एलिजिबल डिडक्शन है वो मैं अगर लेस करूं तो मुझे जो मिलेगा वो नेट टोटल इनकम होगा। नेट टोटल इनकम पे मुझे टैक्स पे करना है। हैव यू अंडरस्टूड? अब दो वर्ड सामने आ रहे हैं। समटाइम्स यू माइट हैव हर्ड एग्जम्पशन, एंड अभी हमने डिस्कस किया डिडक्शन। अब इसका मीनिंग क्या है? एग्जम्पशन एंड डिडक्शन, व्हाट डू मीन बाय दिस? आर दे सेम और दे आर डिफरेंट? डिफरेंट है। पहले तो एक बात समझिए, दोनों के दोनों बेनिफिट है। एग्जम्पशन मतलब मेरे इनकम से लेस होगा, तो इट इज ऑल्सो बेनिफिट, एंड डिडक्शन इज ऑल्सो बेनिफिट। ओके, बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एग्जम्पशन and deduction that we need to discuss? Anyone has any idea? Yes, Darshan? Reduce, okay, to some extent we can say, but conceptual difference क्या समझे? सपोज सैलरी में आपको दिया हुआ है कि आपकी सैलरी है से 1 लाख रुपए, उसमें से सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस इनकम टैक्स में एग्जम्पशन दिया हुआ है 50,000 रुपए का। ओके, तो 50,000 यहां पे लेस करेंगे, राइट? डिडक्शन में भी हम लेस ही करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? एग्जम्पशन जो है वो आपके इनकम का पार्ट ही नहीं होता। ओके, यहां पे सैलरी में मैंने 5 लाख जो कंसीडर करे थे, सपोज उसमें 50,000 का डिडक्शन एग्जम्पशन है, तो मुझे सैलरी जब कंसीडर करूंगा, सपोज यहां पे 5 लाख, तो आई विल बी टेकिंग 4,50,000। एग्जम्पशन डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर इनकम। ओके, वो इनकम में इंक्लूड करने से पहले ही आपको लेस करना है, लेकिन जो डिडक्शन है पहले आपके इनकम में जोड़ा जाएगा, एंड देन आप डिडक्शन उसका क्लेम करोगे, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम का ये पार्ट होगा, एंड देन यू विल बी रिड्यूसिंग द अमाउंट। ओके, तो एग्जम्पशन डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर इनकम एट ऑल। डिडक्शन is that element which is a part of income first, and then later on it is allowed to be reduced. Have you got the brief idea of exemption and deduction? तो exemption जो है वो सारे सेक्शन 10 में दे रखे हैं। ओके, सेक्शन 2 जैसे आपको पता है कि डेफिनेशन वाला सेक्शन होता है, वैसे सारे एग्जाम्पशन सेक्शन 10 में दिए है, एंड मोस्ट ऑफ द डिडक्शन सेक्शन 80 में दिए है। तो जो 80 में बेनिफिट दिया हुआ है वो आपके इनकम कंप्यूट होने के बाद लेस करेंगे, एंड एग्जम्पशन जो है वो इनकम कंप्यूट करते टाइम ही, इनकम में इंक्लूड करने से पहले आप लेस करके नेट इनकम में कंसीडर करोगे। ओके, तो यहां पे हम 50,000 लेस करके 4.5 लाख ही कंसीडर करेंगे एज अ इनकम। हैव यू अंडरस्टूड दिस बेसिक डिफरेंस? सो दैट इज एग्जम्पशन एंड अ बेनिफिट डिफरेंस। ओके, सो यहां तक कोई इनकम में कोई डाउट? सिंपली फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि किसी भी मैनर में आपने इनकम अर्न किया है तो वो टैक्सेबल होगा। ओके, वेदर इट इज लीगल और इलीगल, राइट? अब आपका नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन वाज टैक्स, कि हमें कौन से टाइप्स ऑफ टैक्स पे करना है। ऑब्वियसली दैट वी हैव टू कंटिन्यू इन टुमारो सेशन। ओके, तो टुमारो विल डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय दिस टैक्सेस, कौन से टाइप ऑफ टैक्सेस पे करना है, जैसे कि बेसिक टैक्स होता है, सरचार्ज होता है, एजुकेशन सेस करके होता है। Once we complete with that, then we are going to start with the first chapter of your syllabus. Okay, so till then we'll take your leave, we'll meet tomorrow. Okay, bye bye.